नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से मैं खड़ा हूँ इस टाइम दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के कार्यालय में, जहाँ पे जय भीम जय योजना के तहत एक मिशन है और जो वहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और पूरे दिल्ली के कोने कोने से लोग आए और एक एकता का भी परिचय दिया गया। बाबा साहब की बातों को भी आगे बढ़ाने का यहाँ पे बातें उठी है और साथ में लोगों को एकत्रित करके एक जाति तोड़ो भारत जोड़ो के मिशन को भी आगे बढ़ाने के लिए, उस एक नारे को भी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर के बाद एक प्रोग्राम होगा। और उस प्रोग्राम में क्या बातें होंगी, क्या चीज़ें होंगी, सारी बातें हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुष भी आए हुए हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं और दिल्ली सरकार के अंदर जो पद पे बैठे हुए लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको कि प्रोग्राम के अंदर क्या बातें बताई जा रही हैं। और बुलाइए हाँ साहब कंट्रोल जिन लोगों का नाम लिया जाने कृपया वो विचारधारा थी कि हर दबे कुचले को इस भारत के जो नागरिक है उसको इस विचारधारा में, इस देश की विचारधारा में जोड़ने का जो प्रयास था वो उन्होंने अकेले किया। आज हम सब इतने लाखों करोड़ों में हमारी परसेंटेज विषय में कुछ वाक्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता और सामाजिक क्रांति के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में माली समाज में हुआ था। ज्योतिबा फूले के पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमणाबाई था। महात्मा फूले जब मात्र 1 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन सगुनाबाई नामक एक विधवा जिसे ज्योतिबाई के पिता मुंहबोली बहन मानते थे, उन्होंने किया था। महात्मा ज्योतिबाई फूले भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत के शूद्रों और स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता के पुरजोर वकालत की थी। ज्योतिबाई फूले ने अपना सार्वजनिक जीवन 1848 में शुरू किया और 28 नवंबर 1890 को अपनी आखिरी दिन तक वह बहुजन समाज के कल्याण में लगे रहे। ज्योतिबाई फूले आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता था। वह अपने समय के राष्ट्रव्यापी समस्याओं से भिड़े। 1848 में हुई एक घटना ने ज्योतिराव को झकझोर कर रख दिया। एक ब्राह्मण साथी ने बारात में ज्योतिराव फूले को आमंत्रित किया। बारात में जब उनकी जाति को पता लगने पर उन्हें अलग बिठाया गया और ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनका बेहद तिरस्कार किया। तब उन्होंने प्रण लिया कि वह अपनी जिंदगी में पिछड़े और महिलाओं के उत्थान में लगे अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। ज्योतिराव फूले ने विद्या को महत्व देते हुए अपने शब्दों में रोचक तरीके से एक टिप्पणी की। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना संपत्ति गई। इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के ही कारण हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध और कबीर के बाद महात्मा फूले को ही अपना तीसरा गुरु माना था। बाबा साहेब ने महात्मा फूले के बारे में कहा था, महात्मा फूले मॉडर्न इंडिया के सबसे महान शूद्र थे, जिन्होंने यह शिक्षा दी थी कि भारत के लिए विदेशी हुकूमत से स्वतंत्रता की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय भीम। नमोबुद्धाय। धन्यवाद प्रतिमा जी। सुनाना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान की रचना दुनिया से जा रहे हैं।
हमारे ज्यादातर नेताओं के साथ समाज नहीं होता, और समाज इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग जीत के तो जाते हैं लेकिन समाज के साथ न्याय नहीं करते, समाज की आवाज नहीं बनते, समाज के मुद्दों को नहीं उठाते और गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, पट्टा पहन लेते हैं। जो पट्टा पहन लेंगे गुलामी का और समाज के मुद्दों पर बोलेंगे नहीं, सब समाज की बहन बेटी की इज्जत लूटने पे रोड पे निकल के नहीं आएंगे तो समाज को न्याय कैसे मिलेगा। आज केंद्र के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है जो केवल और केवल चंद पूंजीपतियों की सरकार है, केवल चंद पूंजीपतियों की सरकार है। वो किसान के साथ बोल रही है। किसान को आपको बता दूं, इन्होंने 3 बिल बनाए हैं। पहला बिल जो पहले खेतों में उपजे अनाज को स्टोर करने की लिमिट होती थी, भंडारण करने की लिमिट होती थी, तो पहले कानून के माध्यम से उस लिमिट को खत्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को अनलिमिटेड अनाज भंडारण करने का इन्होंने अधिकार दे दिया। और दूसरे कानून के तहत इन्होंने खेती को ठेके पे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देने का रास्ता खोल दिया। और तीसरा, जो मंडियां आज हैं देश के अंदर, जहां किसान जाके अपनी उपज को बेचता है, उन मंडियों को के बराबर बड़े बड़े पूंजीपतियों को मंडियां बनाने का अधिकार दे दिया। उससे कुछ क्या होगा कि कुछ दिन तक, साल 2 साल तक ये बड़े बड़े पूंजीपति बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे, बड़े बड़े भंडारण केंद्र बनाएंगे और थोड़ा सा फालतू पैसा देके उनकी फसल को खरीदेंगे, उनमें लालच पैदा कर देंगे और 2-3 साल के अंदर जो देश की मंडियां हैं वो सारी मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और वो सारे अनाज खरीदने वाले लोग तबाह हो जाएंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो बड़ी बड़ी मंडियां, बड़े बड़े भंडारण केंद्र जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के होंगे, वो पहले तो स्टॉक को रोक लेंगे, बाजार में आने नहीं देंगे, बाजार में हाहाकार मच जाएगा। बाजार में गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, सब्जियां नहीं है, फल नहीं है, उसकी डिमांड को इतना बढ़ा देंगे और बाजार में अवेलेबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद ये बड़े बड़े पूंजीपति उसी अनाज को, जिसको 100 किलो अनाज आज आप लोग 1800 से 2000 रुपए में खरीदते हैं, उसी को फिर वो बड़े बड़े पूंजीपति 5-5 हजार रुपए में 100 किलो बेचेंगे, यानी उसी के दाम को ये दुगना कर देंगे। गरीब आदमी ना तो सब्जी खरीद पाएगा, ना अनाज खरीद पाएगा और वो फल तो अभी भी नहीं खरीद पा रहा है। तो एक तरीके से किसान मजबूर और लाचार हो जाएगा इनकी इच्छा के हिसाब से अपनी फसल को बेचने के लिए, और उसके बाद में वो इतना गरीब दिनहीन हो जाएगा, उसकी खेती की जमीन गिरवी रख दी जाएगी और वो सारी जमीन धीरे धीरे ये पूंजीपति हड़प लेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है साथियों। ये साजिश केवल देश के किसानों के साथ नहीं है, ये पूरे देश के साथ गद्दारी की जा रही है। क्योंकि जब देश की किसानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो खाना ना खाता हो? ऐसा कौन सा वर्ग है जो सब्जियां ना खरीदता हो?
आप अनाज खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, लेकिन इन सब चीजों का मालिकाना हक बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। उसमें भी मुख्य रूप से अडानी और अंबानी, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सब साथियों से, मित्रता निभाना ज्यादा जरूरी है या देश के साथ वफादारी ज्यादा जरूरी है? तो जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्या पूरे देश को एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए? याद करो, अब से करीब 40 साल पहले, 35 साल पहले जब पब्लिक स्कूल खुलने शुरू हुए थे, तब भी लोग कहते थे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे देश के लिए स्कूल प्राइवेट खोलना इतना आसान नहीं है, सरकारी स्कूल ही चलेंगे, सरकारी कॉलेज ही कामयाब होंगे। तब भी हमने, हमारे कुछ साथियों ने, बुजुर्गों ने कहा था कि एक दिन गरीबों के हाथ से शिक्षा चली जाएगी। जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया था, उस वक्त भी देश में हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे, और कुछ लोग कहते थे कि लिबरलाइजेशन से देश को फायदा होगा, ग्लोबलाइजेशन से देश को फायदा होगा, प्राइवेटाइजेशन से देश को फायदा होगा, प्राइवेट शिक्षा आएगी, लोगों के रास्ते खुलेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने से देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या गरीबों के हाथ से शिक्षा छीन नहीं गई? जब वो छीन गई, आज देश भुगत रहा, देश के लोग भुगत रहे हैं। जब ये किसानी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, उसके बाद देश के लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि है, और अभी 28 तारीख को ज्योतिराव फूले जी की पुण्यतिथि थी, जिन्होंने एक बात बहुत मजबूत कही थी, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम गरीब हो गए, और गरीब होने की वजह से गुलाम हो गए। मतलब अब से सोच के देखो, करीब करीब 150 साल पहले जो बात ज्योतिराव फूले जी ने कही थी, आज बाबा साहेब के अथक प्रयास से, संघर्ष से, जीवन भर के बलिदान से जो हमारा विकास का रास्ता खुला था कि ज्ञान बिना मति गई, लेकिन उन्होंने ज्ञान के रास्ते खोल दिए, तो हमें बुद्धि आ गई, और बुद्धि आया तो हमारे पास नीति आ गई, और नीति आई तो हमारे पास अर्थ आया, अर्थ आया तो हमारे जीवन में गति आई, तरक्की आई। लेकिन आज जो केंद्र के अंदर सरकार है, वो सरकार ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे कि हमारे हाथ से शिक्षा भी चली जा रही है, ज्ञान, धीरे धीरे ज्ञान के रास्ते बंद हो रहे हैं, आर्थिक तौर पर धीरे धीरे लोग फिर से हमारे समाज के कमजोर हो रहे हैं, और यही हालात रहे तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आने वाले समय में गुलाम हो जाएंगे, और यही मनुवाद है, यही मनुस्मृति का शासन है। तो देश में बाबा साहेब के संविधान के शासन को खत्म करके केंद्र की सरकार मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है। अब आप सोच लो कि देश के संविधान से आपकी तरक्की होगी या मनुस्मृति के आ जाने से फिर से गुलामी आ जाएगी? तो ये तो संघर्ष करना पड़ेगा, या तो गुलामी स्वीकार कर लो, वरना बाबा साहेब के संविधान की रक्षा में आप लोग मजबूती से एकजुट हो जाओ, और जाति तोड़ो, समाज छोड़ो। आज मुझे इस बात की खुशी है, अभी ग्वालियर गया, वहां से फिर बनारस गया,
वहां से मैं जौनपुर गया, चारों तरफ दलित पिछड़े वर्ग के लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने लगे। तो जो हमने नारा दिया था जाति तोड़ो समाज जोड़ो, वो नारा अब पूरे देश में चल निकला है। आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबने इसी मंच के माध्यम से जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो आह्वान किया था, आज वो पूरे देश में चल पड़ा है। और शादियों में बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है। पति पत्नी एक दूसरे को शपथ दिलवाते हैं। पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा, उसके जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आने दूंगा, ना मैं उसका खुद अपमान करूंगा, ना किसी दूसरे को उसका अपमान करने दूंगा, और किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, और अपनी पत्नी के मान सम्मान को हमेशा बढ़ाऊंगा। उसी तरह के वचन पत्नी भी लेती है। पति को भी पता है मैंने क्या वचन दिया है भारत के संविधान की शपथ लेते हुए, और पत्नी को भी पता है मैंने क्या वचन दिया है। और दोनों के माँ बाप ये भी संकल्प लेते हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे को बराबर का सम्मान देंगे। ये नहीं है कि ये लड़की वाले हैं तो उसको कमजोर करके आके हम लड़के वाले हम ज्यादा ऊंचे। ये सब चीज आज देश में धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जाति तोड़ो समाज जोड़ो का संकल्प धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज मिशन जयभीम के माध्यम से प्रकाशन के क्षेत्र में हमारी टीम ने शुरुआत की है मिशन जयभीम ने। अब मैं अगली आपको करीब बता देता हूं, बहुत जल्दी मिशन जयभीम का कार्यालय समाज को मिलेगा, और वहां से जो 14 अक्टूबर 2025 को देश के 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, अपने बुजुर्गों के धर्म में, अपनी सांस्कृतिक विरासत में, जिसको हमारे पूर्वज मानते थे, 10 करोड़ से ज्यादा लोग 14 अक्टूबर 2025 को पूरे देश के एक एक गांव में अपने बुजुर्गों के धर्म में, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे, वापस लौटने का काम करेंगे। अभी मैं बेंगलोर गया था। बेंगलोर के अंदर कर्नाटका के लोगों ने कहा हम 30 लाख लोग अपने बुजुर्गों के धर्म में वापस आएंगे। तमिलनाडु में अभी जनवरी के शुरू में 2 दिन का संबोधन है, उन्होंने कहा तमिलनाडु से 50 लाख लोग अपने बुजुर्गों के धर्म में वापस आएंगे। गुजरात के अंदर 1 करोड़ लोगों ने संकल्प लिया है 14 अक्टूबर 2025 को पूरे गुजरात से 1 करोड़ लोग अपने बुजुर्गों के धर्म में वापस आएंगे। यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है। मैं जहां भी जा रहा हूं पूरे ईस्टर्न यूपी में, वहां तो ऐसा लग रहा है गांव के गांव परिवर्तित होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 10 करोड़ पूरे देश से और 10 करोड़ केवल यूपी से। अभी लोगों को संख्या बड़ी सी दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे 2025 आएगा, उससे पहले तो पूरे देश और दुनिया के अंदर घर वापसी की चर्चा हर टीवी चैनल पे डिबेट को मिलेगी आपको। और हम इसके साथ साथ मिशन जयभीम के माध्यम से अपने लोगों के लिए आर्थिक नीतियां बनाने वाले हैं, रोजगार के अवसर अपने युवाओं के लिए तैयार करने वाले अपने दम पर। केवल सरकारों के भरोसे हम नहीं चलेंगे, हम अपने समाज के लिए आर्थिक नीतियां बनाएंगे, अपने लोग आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये जो रोटी बेटी का रिश्ता शुरू हुआ है, ये इतने ताकत के रूप में तैयार हो रहा है, जिससे एक नए गौरवशाली भारत का निर्माण होगा, एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। तथागत बुद्ध का वो धम्म जिसने पूरे दुनिया के अंदर भारत को गौरव प्रदान किया है, वो गौरव के क्षण बढ़ने वाले हैं। पूरी दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा है, और चूंकि वो भारत से पैदा हुआ तो पूरे देश में जा रहा है।
कुछ लोगों में शंका थी, उस शंका का समाधान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कुछ लोगों के मन में शंका थी कि अगर हम बौद्ध बनेंगे, हम बौद्ध लिखेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से रिजर्वेशन हमारा चला जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे भारत के संसद के अंदर ऑलरेडी एक कानून बन चुका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले से तय कर चुका है कि आपका सोशल स्टेटस चेंज नहीं होता, चाहे आप जो मर्जी कन्वर्ट कर लो। और सारे देश के सारे डीएम्स को या उन अधिकारियों को जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उनको केंद्र सरकार से चिट्ठी के माध्यम से सबको हिदायत दी जा चुकी है, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाद अगर धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखता है तो आप उसको कास्ट सर्टिफिकेट इशू करोगे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म का कॉलम नहीं होता। वहां जरूर होगा जो फॉर्म भरा जाएगा। तो आप देखना, पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म की पताका फैलेगी, और इसलिए फैलेगी क्योंकि दुनिया में बौद्ध धर्म भी एक ऐसा धर्म है जिसमें समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, बंधुता है, जिसमें सबका कल्याण है, जिसमें सबको आगे बढ़ने का समान अवसर है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, जिसमें किसी का शोषण नहीं है। तो मैं समझता हूं ऐसा है बौद्ध धर्म जो सबके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खोलेगा, जो भारत को गौरवशाली भारत के रूप में दुनिया में और आगे लेके जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये जो मिशन जय भीम के द्वारा बाबा साहब के जीवन के ऊपर एक छोटी सी पुस्तक आई है, जिसमें बाबा साहब के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय है, जो बच्चों के लेवल के हिसाब से छपी है। मैं निवेदन करूंगा कि ये बुक कम से कम 5-5 किताबें सब लोग लेके जाओ। वैसे तो इस किताब की कीमत 25 रुपए रखी गई है। हमारे जो जिन्होंने लिखी है, निमिष राय जी